हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इतिहास सीबीएसई बोर्ड के लिए और सभी बोर्ड्स के लिए। अब तो सब में एक जैसा सिलेबस है, तो उसमें हम लोग अपने 7th चैप्टर पर हैं, सेकंड बुक में हैं। अभी हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं। 3 बुक्स हमको हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं, सभी को पता है। फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक में हम 7th चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताया जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने कृष्णदेव राय कल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। आप बोर्ड पर देख सकते हैं आपका टॉपिक। जो भी कुछ चीजें पहले करवाई हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस आपके मैंने क्लियर किए हैं, 1 2 3 4 सभी नंबरों के। आप अच्छे से वीडियोस को देखें और उनको अच्छे से स्टडी करें, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे बोल सकती हूँ। अगर आप अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ लेंगे और नोट्स भी बनवाए हैं तो आप उसको बना लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें आप ज़रूर देखें और बढ़िया से तैयारी करें। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि उन बच्चों को मदद मिले जिनको टीचर्स नहीं मिलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप देख रहे हैं अमरनायक और नायक, ये जो प्रणाली है बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इसका रोल हम कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य को संगठित करने में, उसको प्रशासन जो उसका था उसको इजी बनाया इस प्रणाली ने। सबसे पहले हम बात करते हैं नायक के बारे में। नायक कौन थे? तो एक बिल्कुल सिंपल सा सेना प्रमुख, ठीक है, यानी कि सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो नायक कहलाता था। और इनका कार्य क्या था? किलों की रक्षा, किलों की देखरेख, उनकी रक्षा करना इनका मुख्य कार्य था। राजधानी में ये रहते थे, राजा के पास ये रहते थे और सेना प्रमुख थे। पूरी सेनाओं का प्रमुख व्यक्ति होता था नायक। दूसरा हमारा टॉपिक है अमरनायक। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति विजयनगर में, अगर हम ये देखें इस नजरिए से देखें कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो वो तो नायक था। तो नायक बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर हम अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमरनायक। अमरनायक प्रणाली है। आपके लिए क्वेश्चन एक बनता है कि अमरनायक प्रणाली क्या थी। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको लिख देती हूँ और इसका आपको आंसर भी मैं अभी बताऊंगी। अमरनायक प्रणाली क्या थी, ये आपके लिए 2 नंबर 3 नंबर कहीं पर भी वो पूछ सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मैं भी आपको दे रही हूं। अमरनायक नायक के अंडर में रहते थे, उनके नीचे थे और ये सेना के कमांडर थे। ठीक है, एक लाइन में अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा सैनिक कमांडर। सैनिक को कमांड करते थे, प्रमुख के नीचे होते थे। दूसरा, अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को जरूर। ये क्वेश्चन बहुत आता है और कहीं ना कहीं से आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम जस्ट आपके हुए, उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अमरनायक नहीं करते थे। तो क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। तो अमरनायक सैनिक कमांडर थे, पहली बात। दूसरा क्या था कि इनको राय द्वारा राज्य दिए जाते थे। ये आप अपने जब 2 नंबर में इसको लिखेंगे तो आप उसमें ये चीज डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे कि ये सैनिक कमांडर थे। दूसरा पॉइंट डालेंगे कि राय द्वारा इनको राज्य दिए जाते थे, राज्य के कुछ भाग इनको मिलते थे प्रशासन के लिए। ठीक है, कुछ क्षेत्र, मतलब पूरा राज्य तो नहीं, राज्य के कुछ क्षेत्र इनको दिए जाते थे
राज्य के क्षेत्र आप यहाँ पर लिख लेना, इनको मिलते थे और वहां पर ये पूरा प्रशासन देखते थे। कार्य की बात करें इनकी, तो कार्य क्या था इनका, राजस्व वसूल करना। ठीक है, राजस्व वसूल करते थे ये कहाँ से, किसानों से, व्यापारियों से, जो भी जिनको भी कर देने के लिए जो थे कि इनको कर देना है, तो उनसे ये राजस्व वसूल करते थे। और क्या करते थे कि राजस्व में से ये होता था कि उसी राजस्व में से कुछ हिस्सा ये अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, इनको मतलब एक एज अ पेमेंट हम कह सकते हैं, वेतन के तौर पर अपने पास रखना होता था। और बाकी का जो राजस्व था उसमें से कुछ हिस्सा राज्य को जाता था और जो बचता था वो इनके घोड़े और हाथी जो इनके अंडर में रहते थे, जितनी सेना इनको मिली हुई थी उस सेना को संभालने के लिए ये खर्च करते थे। दूसरा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राजस्व था इसका इसको कहाँ कहाँ लगाते थे। तो एक तो राजस्व जो था वो अमर नायक अपने पास भी रखते थे, उनका वेतन था। और दूसरा, वो रख रखाव करते थे हाथी घोड़ों का, सेना का। तीसरा ये है कि मंदिरों में बहुत ज्यादा दान राजस्व का दिया जाता था। कुछ हिस्सा जो राजस्व का था वो किस में दिया जाता था, मंदिर निर्माण या मंदिर में किसी भी तरह का दान। और दूसरा हिस्सा इसका था, एक हिस्सा राजस्व का जाता था मंदिर में और एक हिस्सा थोड़ा सा जाता था सिंचाई कार्य के लिए, खेतों में सिंचाई कार्य के लिए। तो ये राजस्व विजयनगर साम्राज्य का इस तरीके से डिवाइड होता था। अमर नायक का काम यही था कि ये राजस्व वसूल करते थे। साल में एक बार ये राजा के पास भेंट या उपहार कुछ भी पहुंचाते थे अपनी तरफ से, ताकि ये राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप अमर नायक का 3 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे कि ये सैनिक कमांडर थे, राय द्वारा इनको राज्य क्षेत्र दिए जाते थे जिसमें ये राजस्व उस क्षेत्र से वसूल करते थे और उसका कुछ हिस्सा ये अपने पास रखते थे, कुछ हिस्सा ये घोड़े और हाथियों के रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे। फिर आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि ये साल में एक बार राजा के पास कुछ भेंट या उपहार जरूर लेकर उपस्थित होते थे, ताकि ये राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट कर पाए। तो अमर नायक प्रणाली है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 3 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है आपसे, 2 नंबर में पूछा जाता है या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अमर शब्द का तात्पर्य क्या था, क्या है? तो अमर जो है एक संस्कृत वर्ड है, ये एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है समर। ठीक, और समर का अर्थ क्या है, युद्ध। समझ रहे हैं आप? तो अमर नायक, अमर से समर और समर यानी कि युद्ध, इसीलिए इनको अमर नाम दिया गया, क्योंकि ये सेना से रिलेटेड थे और सेना क्या करती है, युद्ध करती है। तो समर से अमर बन गया, अमर से समर हो गया और उसका मतलब है युद्ध। तो ये आपको इसको याद करना है, किस भाषा का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारी अमर नायक प्रणाली जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम विजयनगर पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो किस तरीके की थी, क्योंकि वो हम लोगों से पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें आती हैं। तो एक जो खास, हाँ आपको बुक में तो दिया ही हुआ है सब कुछ, शहर का विवरण। तो हम विजयनगर शहर की बात करते हैं, तो शहर का विवरण हमें कौन देता है? पहले भी मैंने आपको बताया है कि भारतीय इतिहास का विवरण सबसे ज्यादा हमें जो मिलता है वो विदेशियों से ज्यादा मिलता है, हमारे देश के इतिहासकारों से कम मिलता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे विदेशी यात्री आए,
उनके बारे में आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, एक एक नंबर के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं और सभी लोगों ने बहुत सारे विवरण दिए हैं। उन्होंने बताया अभिलेखों से हमें बहुत सारे विवरण मिले हैं, मंदिरों में बहुत सारे दान दिए जाते थे, मंदिर में से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि विजयनगर साम्राज्य किस तरीके का था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्रोत है विजयनगर की जानकारी का वो विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण में कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी यात्री हैं और ये दो अलग अलग शताब्दियों में आए हैं विजयनगर, तो अलग अलग उनके नाम है। तो पहला जो है वो है, तो विवरण में मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। शहर का विवरण हमें कई तरीके से मिलता है, अभिलेखों से भी मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से मिलता है। पहला तो अगर हम स्रोत की बात करें, यहाँ पर अगर आपसे विजयनगर के स्रोत पूछ लिए जाएं तो आप क्या लिखेंगे? पहला हमें अभिलेखों से मिलता है। दूसरा विवरण हमें कहाँ से मिलता है? मंदिरों से मिलता है, क्योंकि मंदिरों में दान बहुत होते थे तो फिर वहां पर राजा के नाम और सब कुछ चीजें लिख ली जाती थी। तीसरा विवरण जो हमारा है वो है विदेशी यात्री, राइट। विदेशी यात्री की बात करते हैं हम अब यहाँ पर सीधे। तो विदेशी यात्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 शताब्दियों में विदेशी यात्रियों का विवरण है, 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में। हमें लिखना क्या है कि कौन सा यात्री किस शताब्दी में आया और वो कहाँ का था। विवरण किसने दिया वो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले मैं बात करती हूँ 15वीं शताब्दी में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो निकोलो कोंटी, इनको आप लोग नोट कर लें। वैसे तो आपकी बुक में है ही ये चीजें, पर उसमें से निकाल के याद करना यही तो काम है, यही तो नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, जो हम आपको यहाँ पर करके दे रहे हैं। तो निकोलो कोंटी और दूसरा अब्दुल रज्जाक, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अब्दुल रज्जाक। और तीसरा निकितिन। ये 3 विदेशी यात्री थे जो जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की और ये बहुत कुछ इन्होंने लिखा। निकोलो कोंटी जो है वो इटली का यात्री था। आपसे इनका देश बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ये अब्दुल रज्जाक, वैसे तो इसका जो मदरलैंड है, जो जहां का ये प्रॉपरली था, अब्दुल रज्जाक समरकंद का ये था, समरकंद, ठीक है। लेकिन जब ये विजयनगर आया तो ये समरकंद से नहीं आया था, ये फारस का राजदूत था। फारस यानी कि ईरान, ईरान का पुराना नाम फारस है। तो ये फारस से आया था, फारस का ये दूत था। और तीसरा है निकितिन, निकितिन आया था रूस से। तो इन तीनों ने बहुत कुछ लिखा है विजयनगर के बारे में। अब्दुल रज्जाक ने तो बहुत ज्यादा लिखा है, विशेष तौर पर उनका विवरण पढ़ा जाता है जब विजयनगर की बात होती है। तो ये आपके 15वीं शताब्दी के विदेशी यात्री हैं। इनके बारे में आपको नाम और इनका देश, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी में जो यात्री आए हैं वो सारे के सारे पुर्तगाल से आए। तो आपको यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देश याद करने की जरूरत नहीं है मेरा मतलब। तो आपको सिर्फ नाम आपको देखना है। तो पहला है दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, दुआर्ते बारबोसा, पेस और नूनेज। दूसरा है डोमिंगो पेस, ठीक है। और तीसरा है आपका फर्नावो नूनीज। तीनों के 3 पुर्तगाली थे। तो ये भी पुर्तगाल से ही आया था, ठीक है, ये भी और ये भी। तो तीनों के नाम आपको याद करने हैं और तीनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। ये तीनों यात्री 16वीं शताब्दी में एक साथ नहीं आए थे, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आ गए थे, अलग अलग टाइम में। एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है, तो 100 वर्षों में अलग अलग टाइम पर ये लोग विजयनगर आए और उन्होंने विजयनगर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। अब यहाँ इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, इस पर मैं बात करूंगी।
और वो है विवरण। विवरण तो सब लोगों ने दिए हैं, अपने अपने हिसाब से सबने देखा और बताया। हमारी बुक में किसका विवरण है? पॉइंट वो है, क्योंकि हमें तो वही पढ़ना है, वही आएगा। तो डोमिंगो पेस का विवरण इंपॉर्टेंट बताया है। डोमिंगो पेस ने विजयनगर के बारे में क्या कहा? ठीक है, तो डोमिंगो पेस ने ये कहा कि विजयनगर एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। अगर आप जमीन पर खड़े हैं तो आप उसको पूरा नहीं देख सकते। ये कहता है कि जब मैं पर्वत पर चढ़ा और पर्वत पे चढ़ के जब मैंने विजयनगर को देखा तब मैं उसको बहुत कुछ देख पाया, मतलब मैं उसको तब भी पूरा नहीं देख पाया। और इसने कहा कि विजयनगर इतना बड़ा शहर है कि वो बहुत ही सुंदर भी है, और पर्वत से जो मैंने देखा जब उसको, तो मुझे रोम जैसा दिखाई दिया। क्वेश्चन आपके लिए क्या है इसके विवरण में? एक तो ये कि डोमिंगो पेस का विवरण क्या है विजयनगर के बारे में, ये क्वेश्चन आपको 3 या 2 नंबर में तो नहीं आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस सब कुछ अच्छा। अच्छा मीन्स बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। अब 1 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है यहां पर कि पेस ने विजयनगर की तुलना किस देश से की? ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, किससे की? रोम से। ये 1 नंबर में क्वेश्चन। अब इसको आप जब 3 नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डोमिंगो पेस ने विजयनगर को बहुत सुंदर नगर बताया, बहुत बड़ा नगर बताया। उसने कहा कि जब हम जमीन पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें विजयनगर पूरा दिखाई नहीं देगा, हमें उसको पूरा देखने के लिए बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। और यही सोचकर मैं पर्वत पर चढ़ा, मैंने वहां से विजयनगर को देखा, लेकिन तब भी मैं उसको बहुत कुछ देख पाया, पूरा नहीं देख पाया। और ऊपर से वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो रोम है। तो डोमिंगो पेस ने विजयनगर की तुलना रोम से की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आते हैं। यहाँ आपके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ कंप्लीट किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करके आपको उनको बताया है। इनको आप वैसे का वैसा याद कर लीजिए, कुछ भी आपका यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें। पेपर नजदीक आ रहे हैं, कोई भी परेशानी हो तो मुझको बताएं, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। कोई भी ऐसा आपका टॉपिक अगर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, याद नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, तो भी आप मुझे लिख के दे सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के दूंगी, तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। मैं ऑनलाइन ही आपको उसको याद भी करा दूंगी, तो कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छे से याद करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।